Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको चैप्टर 12 यानी पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर फिनिश कराया था। आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 की ओर। इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आइए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। तो देखते हैं जैसे डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब आप समझते हैं, डायरेक्ट मीन्स सीधा जो प्रभावित करता है उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, इनवर्सली इफेक्टिव करता है उसको हम यानी डायरेक्ट वे में न करके इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ को इफेक्टिव करना ही इनवर्स रीजन या इनवर्स इफेक्शन कहलाता है। तो इस तरह का हम यहाँ पर देखेंगे कि दो क्वांटिटीज़ में कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब किस कंडीशन में डायरेक्ट होता है और किस कंडीशन में इनवर्स होता है। तो डायरेक्ट का मतलब हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है, मार्केट से हम मान लीजिए कोई दो बुक खरीदे लाते हैं 10 रुपीज़ की और 3 बुक्स खरीदते हैं तो कितने की आएंगी 15 रुपीज़ की। कहने का मतलब हमने नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ भी बुक्स भी बढ़ गया। यानी हमारी जैसे नंबर ऑफ 2 बुक्स थी तो 10 रुपीज़ की आ रही थी और 3 बुक्स थी तो कितने की आ रही है 15 की आ रही है। अगर हम 1 बुक खरीदते हैं तो कितने की आएगी 5 रुपीज़ की आएगी। यानी क्वांटिटी को घटा देते हैं तो वैल्यू भी घट जाती है और क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे हमें कोई गाड़ी 20 किलोमीटर चलानी है तो कुछ पेट्रोल खाती है और 40 किलोमीटर चलाएंगे तो उसकी डबल यानी उससे ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। यानी कहने का मतलब अगर कम डिस्टेंस चलाते हैं तो कम पेट्रोल खाएगी और ज़्यादा डिस्टेंस चलाते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होता है, वो रिलेशन होता है जो इनवर्सली इफेक्टिव करता है। जैसे मान लीजिए कोई हमें काम कराना है, कोई वर्क कराना है और किसी वर्क पर हम मान लीजिए 3 व्यक्ति काम करने के लिए लगा देते हैं, 3 पर्सन्स उस पर लगाते हैं काम करने के लिए, तो कुछ दिन उसमें काम में लगते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति किसी काम को करने में 6 दिन में करते हैं। अगर उसी काम पर हम 4 व्यक्ति काम पे लगा दें तो कितना क्या होगा, फिर 6 दिन नहीं लगेंगे, फिर कितना लगेंगे, कम दिन लगेंगे। उससे जो भी होगा कैलकुलेट करके आ जाएगा और उससे कम दिन लगेंगे। अगर मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, अगर उस पर हम 10 व्यक्ति लगा दें तो कितने दिन करेंगे, तो 3 दिन में खत्म कर देंगे काम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देते हैं तो लगने वाला समय कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम संख्या को घटा देते हैं तो समय ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप दूसरा का एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस, कोई जर्नी हमें कवर करनी है, अगर हम कम स्पीड से जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा स्पीड से जाते हैं तो कम टाइम लगता है। ये क्या डायरेक्ट, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और उसमें हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो कितने आवर लगेंगे, हमारे 4 आवर्स लगेंगे। अगर हम उसी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कर दें तो कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा। यानी हमारा स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो गया, राइट। तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए मैथमेटिक्स के रूप में हम मैथमेटिकल इफेक्शन में हम किस तरह समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है वो आप जानते हैं। देखिएगा, आइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई 2 क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कही जाती है इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज इन सच ए मैनर, वो इस तरीके से बढ़े अथवा घटे इस तरीके से दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो रेशियो हो वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर एक यानी 2 क्वांटिटी को बढ़ा दें, 2 क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उनका जो रेशियो आएगा, मान लीजिए कोई 2 क्वांटिटी x1 और y1 है और वो चेंज होके x2 और y2 हो जाती है, तो उनका जो रेशियो आएगा x1 अपॉन y1 इक्वल टू हमेशा x2 अपॉन y2 हो। यानी जो रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उनका रेशियो x1 और y1 दो क्वांटिटी है, x1 y1 रहती है, फिर x2 चेंज हो गए, x1 चेंज हो गए x2 बन जाती है, y1 चेंज हो गए y2 बन जाती है। तो x1 और y1 का जो रेशियो वही रेशियो x2 और y2 का रहेगा, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक बुक मान लीजिए 5 रुपीज़ की आती है, अगर मैं 2 बुक्स खरीदता हूँ तो कितने की आएंगी, 10 रुपीज़ की आएंगी। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, उनका रेशियो फाइंड करते हैं तो 1/5 आएगा और इनका भी रेशियो कितना आएगा
1.5, यानी उनका रेशियो कैसा रहा, सेम रहा। यानी एक बुक की कॉस्ट 5 रुपीज थी तो रेशियो इनका 1/5 था, और 2 बुक्स की कॉस्ट 10 रुपीज हुआ, अगर इनका रेशियो निकाला तो भी कितना रहा, 5 रुपये, 1/1 रहा। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट रहता है। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस योर प्रोपोर्शन इज दैट इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके अपोजिट, इसके विपरीत एक दूसरा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में कही जाती है इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज, ये दो बढ़े या घटे सच ए मैनर दैट, इस तरीके से दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहना चाहिए। इफ x एंड y आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन देन x into y इक्वल टू k, राइट। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति किसी काम को करने में 6 दिन लगाते हैं, राइट। तो अगर यही व्यक्तियों की संख्या 2 से कन्वर्ट करके हम 4 कर देते हैं तो कितने दिन लगाएंगे, फिर 3 डेज लगाएंगे 2 व्यक्ति, और फिर ये 4 व्यक्ति कितने दिन लगाएंगे, 3 डेज लगाएंगे। अगर इनका मल्टीपल करते हैं 2 रेशियो 2 into 6 का तो 12 आएगा, और 4 into 3 करते हैं तो ये भी 12 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर x1 एंड y1 2 quantities change into x2 and y2, then x1 multiply y1 is equal to x2 multiply y2। यानी इनका अगर 2 से 4 हो गया तो 6 से 3 हो गया, और इनका अगर मल्टीपल करेंगे तो 12 आया। ऐसे ही इनका भी, यानी 2 क्वांटिटी को अगर इनको इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो उनका मल्टीपल सेम होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो फिर हमारा यानी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रेशियो सेम होता है। और दूसरी बात ये बता दें कि अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और एक क्वांटिटी को घटाने पर दूसरी क्वांटिटी घटेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, और एक क्वांटिटी घटाएंगे फर्स्ट क्वांटिटी तो सेकंड क्वांटिटी बढ़ जाती है। दिस इज अवर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। After that, your exercise 13.1, in which in first question saying that following are the car parking charge near a railway station up to 4 hours rupees 60, 8 hours rupees 100, 12 hours rupees 140, 24 hours rupees 180. Check if the parking charge are in direct proportion, if the parking charge are in direct proportion to the पार्किंग टाइम, यानी जो हमें ये चेक करना है जो पार्किंग चार्ज है वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो जैसा हमने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, उनका अगर रेशियो सेम आता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो आप देखें हमने लिया हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है टाइम इन आवर्स, दिस इज योर क्वांटिटी एक्स। तो हम 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर और 24 आवर एज वी हैव गिवन, एंड चार्ज इन रुपीज, एंड रुपीज 60, रुपीज 100, रुपीज 140, रुपीज 180। और हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं, यानी x अपॉन y, दिस इज क्वांटिटी x एंड दिस इज y, सो x अपॉन y इक्वल टू, रेशियो फाइंड करते हैं तो ये आता है 40/60, दैट इज 1/15, नहीं पर रेशियो 15 आता है। 8/100 करते हैं तो 2/25 आता है। इसे सॉल्व करते हैं 12/100 40 को, तो कितना आएगा 4 3 या 12, ये कट करते हैं 4 3 या 12, 4 5 20, दैट इज 3/35 आ जाएगा। इसे 12 से कट करते हैं, 12 2 या 24 हो गया, 12 से 15 टाइम कट जाएगा, दैट इज 2:15। आप देख रहे हैं सभी का रेशियो अलग अलग आ रहा है, सेम रेशियो नहीं आ रहा है। इट मीन्स पार्किंग चार्ज इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। लिख देंगे हेंस द पार्किंग charge in not in direct proportion to the parking time, यानी जो पार्किंग चार्ज है वो पार्किंग टाइम के प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है।
इन सेकंड क्वेश्चन सेइंग दैट ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ द बेस। यानी पेंट का कोई मिक्सचर है वो 1 पार्ट रेड पिगमेंट के साथ और 8 पार्ट बेस के साथ मिलाकर के बनाया जाता है। इन फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। इसमें ऐड करने की जो आवश्यकता है वो हमें पता करनी है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर एक पार्ट हमारा 8 पार्ट जो है यानी 1 पार्ट है वो 8 पार्ट को रिक्वायर करते हैं। यानी 1 पार्ट अगर आपका रेड पिगमेंट है, 1 पार्ट अगर आपका रेड पिगमेंट है तो उसके लिए 8 पार्ट बेस चाहिए, राइट। अगर 2 पार्ट ले लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, 3 पार्ट ले लेंगे तो उसका ट्रिपल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यानी 1 पार्ट के लिए हमारा 8 चाहिए तो 4 पार्ट के लिए कितना चाहिए, ये 8 टाइम हो रहा है, 1 का 8 टाइम है तो 4 का 8 टाइम कितना हुआ, 4 8 जा 32। यानी इसके लिए हमें पार्ट चाहिए कितना, 32 पार्ट चाहिए। अगर 7 लेते हैं तो 7 8 जा 56, अगर 12 लेते हैं तो 12 8 जा 96 और 20 लेते हैं तो 28 जा 160 पार्ट ऑफ द बेस required for the paint with the red pigment of 20 पार्ट। यानी रेड पिगमेंट अगर 20 पार्ट है तो उसके लिए जो बेस चाहिए वो कितना चाहिए, 160 पार्ट चाहिए। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं, इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, यानी 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस। अब जो क्वांटिटी बेस की दी है वो ml में दी है, यानी 1 पार्ट है वो 75 ml बेस चाहिए। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 180 ml ऑफ बेस। तो अगर 1800 ml अगर हम ले लें तो कितना हमें रेड पिगमेंट की आवश्यकता होगी, कितने पार्ट रेड पिगमेंट की आवश्यकता होगी। देखिए, वी विल एज्यूम लेट द रेड पिगमेंट वी शुड मिक्स इक्वल टू x, यानी जो रेड पिगमेंट है वो x मिक्स करना चाहिए। पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट यानी 1 पार्ट है तो हमारा बेस कितना होता है, 75 ml होता है। जब 1800 ml है तो हमारा क्या होगा, x होगा। अब हम इसे आप देखेंगे, अगर कम बेस होगा तो कम हमें पिगमेंट मिलाना पड़ेगा और ज्यादा बेस होगा तो ज्यादा पिगमेंट मिलाना पड़ेगा, राइट। यानी जो कलर उसका है वो सेम रखने के लिए अगर हमारा बेस कम है तो उसमें पिगमेंट भी कम पड़ेगा, और यानी जो जिसमें एडसेंस होता है जो उसमें मिलाते हैं कलर को जिससे हमारा रिक्वायर्ड कलर का पेंट बनता है उसको क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। और पिगमेंट उसी रेशियो में लाया जाएगा। अगर हम पूरी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मिलाना पड़ेगा और कम क्वांटिटी लेंगे बेस की तो हमें कम मिलाना पड़ेगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। सो वी हैव रिटन हियर सिंस हियर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या हम कह सकते हैं द क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी कह सकते हैं। हियर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट रेशियो सेम होगा 1/75 इक्वल टू x अपॉन 1800। अब इससे हम सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीपल। 75 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1800, x इक्वल टू 1800 अपॉन, इससे मल्टीपल कर यही रहेगा 75। सॉल्व कर देंगे इसको, 15 5 या 75, 15 से 12 टाइम 120 और 5 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 24। यानी x इक्वल टू हमारा कितना होगा 24। हेंस द रेड पिगमेंट required इक्वल टू x इक्वल टू 24 पार्ट। 24 पार्ट हम इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने कहा 1 पार्ट के लिए 75 ml बेस चाहिए। इसका मतलब 1 ml अगर हम रेड पिगमेंट लेते हैं तो 75 ml बेस चाहिए, राइट। कहने का मतलब 75 ml के लिए 1 ml रेड पिगमेंट चाहिए। तो इसके लिए हमारा 24 ml भी लिखा जा सकता है। 24 पार्ट लिखते हैं, एक ही बात होगी। ml में लिखेंगे तो 24 ml पार्ट, यानी जो रेड पिगमेंट है वो 24 ml आएगा। दोनों ही हमारे आंसर सही है। 24 पार्ट लिख देते क्योंकि उन्होंने 1 पार्ट की बात कही थी, इसलिए पार्ट में आंसर दे दिया है। अगर हम देखें तो 75 ml में बेस दिया हुआ है तो हमारा पिगमेंट भी हमारा 1 ml उसका होगा। इस तरीके से हम इसको 24 ml भी लिख सकते हैं।
DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 4, in which saying that a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? यानी किसी फैक्ट्री में जो सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है उसमें 840 बोतल्स एक मशीन 6 आवर में भर देती है, तो वो कितनी बोतल 5 आवर्स में भरेगी? सो वी विल एज्यूम लेट द नंबर ऑफ बोतल इक्वल टू x, द नंबर ऑफ बोतल एंड नंबर ऑफ आवर्स. तो नंबर ऑफ 840 बोतल्स भरती है 6 आवर्स में, तो x बोतल भरेंगी 5 आवर्स में. अब देखिए, कम बोतल होंगी तो कम टाइम लगेगा और ज्यादा बोतल होंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा. सो हियर इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन. सिंस here is direct proportion, राइट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर यहाँ रेशियो सेम होगा, 840/6 इक्वल टू x अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 840. सो x इक्वल टू हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई 840 अपॉन 6. 6 से ये कट जाएगा हमारा, 6 बन जा 6, 2 बजा 24 हो गए, तो 6 4 जा 24, 140. तो x इक्वल टू हमारा कितना है 5 मल्टीप्लाई 140, 14 5 जा 70, दैट इज 700 बोतल्स. हेंस द number of bottles equal to x equal to 700. कहने का मतलब 5 आवर्स में 700 बोटल्स कैन बी फिल्ड, 700 बोतल भरी जा सकती है. आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सेइंग दैट ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स. यानी किसी बैक्टीरिया के फोटोग्राफ 50,000 टाइम एनलार्ज किया जाता है. एनलार्ज मीन्स बढ़ाया जाता है उसको 1 टाइम 2 टाइम. आप देखा होगा कि फोन में कैमरा जो होता है 1 टाइम जूम हो जाता है, 2 टाइम 3 टाइम 100 टाइम होता है. उसी तरीके से हमारा क्या है, ये एनलार्जमेंट है. यानी किसी बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ है वो 50,000 टाइम एनलार्ज करके देखा जाता है. अटेंस ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर. एज सोन इन द डायग्राम, जैसा डायग्राम में दर्शाया गया आपकी बुक में. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, तो इसकी एक्चुअल लेंथ यानी नो एनलार्जमेंट, यानी कोई एनलार्जमेंट नहीं है, तब उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली. अगर फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स ओनली एनलार्ज किया जाए तो उसका व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो एनलार्ज लेंथ उसकी कितनी होगी. तो देखिएगा, हमने एज्यूम किया लेट द एक्चुअल लेंथ इक्वल टू x एंड एनलार्ज लेंथ इक्वल टू y. तो इनलार्ज टाइम 50,000 टाइम तो कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर. एक्चुअल लेंथ यानी कोई इनलार्जमेंट नहीं, दैट इज 1 टाइम इक्वल टू x, 20,000 टाइम तो y. अब आप देखेंगे जब हम कम इनलार्ज करेंगे तो फोटो छोटा दिखाई देगा, यानी कम बड़ा होगा, और ज्यादा इनलार्ज करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, राइट. सो हियर इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सिंस हियर इज डायरेक्ट proportion, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो रेशियो का सेम हो 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन x. सॉल्व करते ये आपका 10,000 टाइम, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, यानी 10,000 x इक्वल टू 1. x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10,000. दैट्स वाई सॉल्व करते हैं x अपॉन 10 टू द पावर 5, राइट. x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई, या सीधे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर. Hence the actual length
ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया हमारी क्या होगी 10 टू द पावर माइनस 5। एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया 10 टू द पावर माइनस 5 हो गई। एंड अब हमें पता करना है कि अगर उसको 20,000 टाइम इलाज करते तो उसकी लेंथ क्या होगी। एंड और दूसरा वाला रिलेशन लेते हैं 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 5, राइट। तो बाई इक्वल टू हमारा हो गया 20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000। अब ये 40 से 40 हम कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो पाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2। हेंस द enlarged length इक्वल टू बाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी 20,000 टाइम इलाज करने पर उसकी लेंथ जो बढ़ेगी, बढ़ी हुई लेंथ जो दिखाई देगी वो 2 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारे वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।